नमस्कार, स्वागत है आपका इस जागरण चर्चा में। मैं हूं अमित शर्मा और मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान। आपका तारुफ कराना चाहूंगा सबसे पहले अमिताभ तिवारी जी से। आप पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं और समय समय पर अलग अलग मंचों पर आप आपके डेटा के साथ हाजिर रहते हैं। स्वागत है अमिताभ जी आपका। मेरे साथ प्रत्युष रंजन हैं, जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर। प्रत्युष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अमित। नमस्कार अमिताभ जी। हम हर शुक्रवार आपसे मुखातिब होते हैं एक चुनावी पूरे इस परिप्रेक्ष्य में, जो 5 राज्यों में चुनाव इस साल के आगाज के साथ ही सामने आ गए हैं। इसमें वोटर्स की क्या बातें हैं, जनता क्या सोचती है, जनता के सोचने का क्या नजरिया है, कोशिश करते हैं उस नब्ज को आप तक टटोल कर एक एनालिसिस के साथ आपके पास लेके आए। मैं प्रत्युष जी आपके पास आ रहा हूं अपने पहले सवाल से। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी हमारी, जमहूरियत हमारी पूरे दुनिया में नंबर 1 पर आती है। बातें, पब्लिक के मुद्दे सब कुछ हो, लेकिन चुनाव आते आते तक सारा गणित जातिगत जातिगत समीकरणों पर घूम जाता है। जो दलगत राजनीति है वो फोकस वहां हो जाती है जो शायद नहीं होनी चाहिए। चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे किसी भी इक्वेशन हो, सारा समीकरण हो, उस पे सिमट कर आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी आ जाता है। यहीं से आज की इस चर्चा का आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ प्रत्युष जी। जी अमित, बिल्कुल। होना तो नहीं चाहिए, मगर सारी चीजें जो है जातिगत समीकरण के ऊपर ही आके बैठ जाती है। थोड़ी सी सेंधमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खास करके उत्तर प्रदेश चुनाव में 2017 में भी की थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया था कि दो बड़े जो पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की जो दो बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बसपा, उनका जो जनाधार था, उनका जो जाति का जनाधार था, उसमें बीजेपी ने खासी सेंध लगाई। और अमिताभ जी इसको ज्यादा और अच्छे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू अगर दे दूं तो करीबन जो वोट परसेंट का गेन लिया था 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, वो था करीबन 24.67%, यानी कि 24.68% का गेन लिया था पिछले बार के मुकाबले। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी का जो टोटल वोट परसेंट था वो था 21% और बीएसपी का जो टोटल वोट परसेंट था में वो था 22%। तो आप देखें कि 21% 22% का वोट शेयर इन दोनों के पास था, जबकि 24% से ऊपर का गेन लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप समझ सकते हैं कि सारे जातिगत समीकरण धरे के धरे रह गए थे। और जो जो दूसरे मुद्दे थे, खासकर विकास के मुद्दे, और विकास के मुद्दे की बात, सबका साथ सबका विकास की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है। तो हो सकता है वो उनका, ये विजिबल है कि वो उनका जादू चला था। अब हमें आंकड़ों के माध्यम से या एनालिसिस के माध्यम से ये देखना होगा कि वही इक्वेशन इस बार बरकरार रहेगा, या समाजवादी पार्टी अपने जनाधार, जो उनका जनाधार है, जो जो उनका इक्वेशन हम देखते पढ़ते रहते हैं, एनालिसिस में सुनते रहते हैं कि यादव प्लस मुस्लिम का उनका अपना जो जनाधार का बेस बना के रखा है, उसके बाद भी अलग अलग पार्टियों से इनकी अलायंस इनका हुआ है और बातचीत भी चल रही है। वैसे ही मायावती की पार्टी का जो हम देखते हैं कि दलित प्लस मुस्लिम का रहा है, साथ में ब्राह्मण वोट के बारे में भी लोग बात करते रहे हैं। तो सबके अपने अपने एक बेस बना के रखा है इन्होंने। उसमें ये लोग उस बेस को इंटैक्ट रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इन दोनों पार्टीज के लिए होगा। और उतना ही बड़ा चैलेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है कि वो अपने 24% की जो बढ़त थी उनकी पिछले इलेक्शन से लेके, अगर 2017 की बात करें, तो उस बढ़त को बरकरार रखती है, बना के रखती है, या फिर उसमें से कुछ गंवाने की स्थिति में आ जाएंगे। ये थोड़ा हमें अभी अभी काफी टाइम है। पहला जो चुनाव है वो 10 फरवरी को है, जो पहला फेज है। वहां तक में अभी थोड़ा समय है, काफी चीजें बदलेंगी। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर तरह के लोग आते हैं। तो विकास की राजनीति होनी चाहिए, हमेशा से होनी चाहिए। जातिगत राजनीति का बहुत खासा जोर रहता है। ओबीसी के वोटर्स की हम बात करें तो 45% के आसपास के यूपी के वोटर पॉपुलेशन में, और देश में भी 50% के आसपास की इनकी पॉपुलेशन वोटर्स की है। तो
धमक तो है इनकी, इनका शेयर भी है, इनका डोमिनेंस भी है, लेकिन कोई भी पार्टी इस हालत में नहीं रहती कि ये कह दे कि हाँ ये पूरा का पूरा जनाधार मेरे ही पार्टी का है और किसी का नहीं है। तो ये हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। जी जी, मैं अमिताभ जी, यही आज की जो अपना चर्चा हमने रखा, जहां से शुरुआत प्रत्युष जी ने की कि पूरा वोट शेयर्स पिछले चुनावों का हमने कंपैरिजन देखा। आपका एक गणित क्या कहता है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव उसकी बात करते हैं, लेकिन जहां तमाम सारी बातें होती हैं वो चुनावों में जातिगत समीकरण पर आ जाती हैं घूम फिर कर। अमिताभ जी। जाति तो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है ही, और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, मैं तो साउथ में भी काफी स्टेट्स में काम करता हूँ, वहां भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। हालांकि एक चीज जो इसमें पिछले 7 सालों में हुआ है वो है कि जिस जातिगत राजनीति में एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास या एक इनकम का एक तड़का लगाया है भाजपा ने, एक वेलफेयर पॉलिटिक्स करके, जिसकी वजह से ये जाति और क्लास, कास्ट और क्लास की एक कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म हो गया है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है हम लोगों के लिए। अगर हम यूपी की बात करें तो अगर जातियों की बात करें ब्रॉडली 20% अपर कास्ट है, 20% दलित है, 20% मुस्लिम है, 10% यादव है और 30% नॉन यादव ओबीसी। ये जो नॉन यादव ओबीसी जो वोट ब्लॉक है, इसके अंदर 100 से भी ज्यादा सब कास्ट है, कुर्मी, पटेल, लोध, राजभर, निषाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कभी एक वोट ब्लॉक था ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बनियों और अपर कास्ट की पार्टी कहा जाता था। मायावती के पास एक दलितों का वोट बैंक था, उसमें उन्होंने एक ब्राह्मण्स को ऐड कर लिया और 2007 में जीत गई। सोशल इंजीनियरिंग पार्टी के पास सोशल इंजीनियरिंग तो नारा दिया, सोशल इंजीनियरिंग उसको कहिए। समाजवादी पार्टी के पास MY वोट ब्लॉक जो मुस्लिम यादव वोट ब्लॉक है। तो ये जो 30% था, इसको भाजपा ने एक वोट ब्लॉक बना दिया। इस वोट ब्लॉक की कभी चर्चा होती नहीं थी, जिसको नॉन यादव ओबीसी वोट ब्लॉक कहा जाने लगा, क्योंकि ये यादव वर्सेस नॉन यादव एक पॉलिटिक्स वहां पे, एक नैरेटिव वहां पे भाजपा ने सक्सेसफुली बिछा दी कि जो रिजर्वेशन का फायदा है वो यादवों को मिला है ज्यादा और नॉन यादव इससे वंचित रहे। तो भाजपा के 20% में ये 30% ऐड हो गए, तो 50% जो टारगेट मार्केट है भाजपा का वो 50% है, समाजवादी पार्टी का 30% है, मायावती का 20% है। मायावती के टारगेट मार्केट में भी जो 20% दलित है, उसमें 10-12% जाटव है जो उनके समाज से आते हैं, और 9-10% नॉन जाटव है। तो नॉन जाटवों को भी उसी लॉजिक पे कि सिर्फ जाटवों का भला हुआ है मायावती के शासन में, वो भी धीरे धीरे भाजपा की तरफ आने लगा। तो भाजपा का टारगेट एड्रेसेबल मार्केट जो है 60% है, मायावती 10-12% पे रह गई है और 30% अखिलेश के पास। हालांकि ट्रायंगुलर चुनाव में 30% पे आप कोई चुनाव जीत नहीं सकते। तो जो ये 80-20 की बात होती है, तो अगर 80% का 50% भाजपा को पड़े है, विच इज 40% वोट शेयर, तो भाजपा कोई चुनाव हार नहीं सकती। अगर ये 60% जो टारगेट एड्रेसेबल मार्केट है उसका 70% पड़ गया, जो पिछली बार पड़ा था, तो 42% होता है, वहां भी आप कोई चुनाव हार नहीं सकते। तो इस बार क्या हो रहा है कि भाजपा का जो वोट शेयर अगर आप अक्रॉस सर्वेज भी देखेंगे तो इसके आसपास ही है, इसमें कुछ नीचे नहीं हो रहा है। और समाजवादी पार्टी 22% पे है पिछले बार, तो या तो उनको 20% गेन करना है, या तो बस भाजपा 42% से नीचे आए और समाजवादी पार्टी थोड़ा गेन करे, तो ये 20% का स्विंग चाहिए। ये बहुत बड़ा स्विंग होता है, क्योंकि 20% अगर भाजपा नीचे नहीं आ रही है अपने वोट शेयर से, तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं से गेन करना है, तो कहां से गेन करेगी। अब भाजपा और समाजवादी पार्टी छोड़ के 36% वोट शेयर है, उसका 20% इज 60%। मतलब अगर बसपा एकदम 0 हो जाए, कांग्रेस 0 हो जाए, अदर 0 हो जाए, तभी जाके आप ये 20% ले सकते हैं। तो एक ये टास्क ही डॉन्टिंग है। हालांकि अखिलेश यादव को भी ये चीज समझ आई है, रियलाइजेशन जरूर लेट हुआ है कि मुस्लिम यादव वोट बैंक के बेसिस पे ये चुनाव जीता नहीं जा सकता है, इसलिए राजभर को इंक्लूड किया गया है, जो कि लगभग 4% है। मौर्या को उन्होंने को अपने पाले में लिया है, वो भी 5-6% आबादी है।
तो इस तरह से धीरे धीरे जो नॉन यादव ओबीसी वोट ब्लॉक है, दे आर द किंग मेकर्स। जब तक इसमें सेंध नहीं मारेंगे आप, इसलिए ओबीसी सेंसस की बात की गई, हालांकि वो ज्यादा चली नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा कि जब भाई आप 12 से 17 जब आप सरकार में थे तो आपने तो कभी ओबीसी सेंसस की बात नहीं करी, आपने रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया बिना ओबीसी सेंसस किए, और अब आप कह रहे हैं कि सेंसस कर लो, तो वो दाल गली नहीं। तो ये जो वोट ब्लॉक है, इसके लिए पूरी मारामारी है, और ये समहाउ बीजेपी के पास अभी भी मोर और लेस इंटैक्ट। थोड़ी बहुत सेंध जरूर लगी है, निषाद थोड़े अनहैप्पी हैं क्योंकि उनको एससी स्टेटस नहीं मिला है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के 2 फैक्शंस हो गए, हालांकि वो 17 में भी था, और राजभर बीजेपी से समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो इसकी वजह से ये जो कॉन्टेस्ट है ये काफी कीन और इंटरेस्टिंग हो गया है, और देखना ये है कि जनता किसको चुनती है अल्टीमेटली और किसको बैक करती है। हालांकि कोई भी सरकार यूपी में 5 साल के बाद रिपीट नहीं होती है, ये भी एक ट्रेंड है, बहुत मजबूत ट्रेंड है ये, तो देखना पड़ेगा ये ट्रेंड ब्रेक होता है या स्थापित रहता है इस बार। इसी ट्रेंड को मैं अब राज्य बदल देता हूं तो सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन सवाल मेरा वहां भी जातिगत उस पर आएगा। अगर हम पंजाब की तरफ रुख करते हैं, 10 सालों तक पहले अकाली दल की सरकार रही, भाजपा के साथ गठबंधन था, उसके बाद अमरिंदर सिंह आए, उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, लेकिन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व ही नहीं रहा। आज की सिचुएशन में हम देखें, चुनाव से 6 महीने साल भर पहले जो कांग्रेस में होने लगा, सब कुछ सारे परिवर्तन दिखे। एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में, हालांकि सिद्धू सोच रहे थे नाम उनका जैसा, पूरे नाराजगी भी दिखी, दलित का चेहरा। अभी कांग्रेस ने वहां मुख्यमंत्री का दावेदार अपना पेश, जातिगत समीकरण या जनाधार पार्टियों का क्या कहता है? पंजाब में जातिगत राजनीति थोड़ी कम है, यहाँ पर जो राजनीति है वो धर्म के आधार पर जरूर है। तो यहाँ पे 60% आबादी जो है वो सिखों की है, और 40% हिंदुओं की है। तो सिख जो इंडिया में माइनॉरिटी है यहाँ मेजॉरिटी में है, और हिंदू जो इंडिया में मेजॉरिटी में है यहाँ माइनॉरिटी में है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है यहाँ पे भी। हिंदू यहाँ का एक माइनॉरिटी की तरह सोचता है, मेजॉरिटी की तरह नहीं। तभी आप देखेंगे कि 2014 और 19 में जब लोकसभा चुनाव में भाजपा हर जगह स्वीप कर रही थी, साउथ को छोड़ करके नॉर्थ इंडिया में हर जगह उसने स्वीप किया है, यहाँ पे कांग्रेस जीती है। वही वाली बात कि हिंदू यहाँ माइनॉरिटी की तरह सोचता है, और नेशनलिज्म और ये सब जो है, नेशनलिज्म का अर्थ यहाँ पे अलग है। ये एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे लोगों ने वॉर और पार्टीशन का जो मार है वो झेला है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म कुछ भी उतना अभी तक नहीं चला है। अब अभी क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी, अगर आप सर्वेज में देखें तो थोड़ा आगे जरूर चल रही है, और कांग्रेस ने जो चीफ मिनिस्टर चेंज किया है, तो यहाँ पे क्योंकि लगभग 1/3 दलितों की आबादी है, उसको एक कंसोलिडेट करने की एक स्ट्रैटेजी है। अब वो कितना काम आती है वो देखने वाली बात है। भाजपा भी यहाँ पे अमरिंदर सिंह के साथ टाई अप करके चुनाव में उतर रही है। फार्म लॉज के रिपील होने से ये हुआ है कि भाजपा अब यहाँ सिखों में अनटचेबल नहीं रही है, तो कई सिख लीडर्स भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बार बहुत मल्टीलेड कॉन्टेस्ट है, किसान भी अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, और काफी सीट बाय सीट डायनामिक्स इस बार पंजाब में होने वाला है। यहाँ भी हर 5 साल में सरकार बदलती है, जो कि 2012 में ये ट्रेंड चेंज हुआ था। 2012 में अकाली दल दोबारा जीत गया, दोबारा कंटिन्यू। तो क्या ये 5 साल का ट्रेंड अब 10-10 साल का होने वाला है, ये भी देखने वाली बात है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 2012 में इसी तरह जैसे अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई है, मनप्रीत बादल सुखबीर बादल से नाराज होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, और उनका ऑब्जेक्टिव था कि अकाली दल को हम हराएंगे, लेकिन उनके अलग लड़ने से अकाली दल जीत गई और 50 साल का ट्रेंड टूट गया, क्योंकि अकाली दल ने कांग्रेस को जो वोट पड़ने वाला था वो पीपीपी ने ले लिया। तो यहाँ भी अमरिंदर सिंह एक क्लेम जरूर कर रहे हैं कि हम कांग्रेस को हराने के लिए एक अलग पार्टी बना रहे हैं, लेकिन स्प्लिट ऑफ ऑपोजिशन वोट्स ऑलवेज हेल्प द इनकम्बेंट, जैसा हमने बिहार में देखा है
जैसा हमने बंगाल में देखा है, तो उसका एक फायदा जरूर कांग्रेस को हो सकता है। तो जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, पंजाब से जुड़ा मेरा सवाल है। हम क्योंकि हर बार अपनी चर्चा में कोशिश यही करते हैं कि भले ही टिकट देने से लेकर कहीं भी ट्रेंड हो, आम जनता की बात जरूर होगी। उससे जुड़ा मेरा सवाल है कि 10 सालों की जो सरकार, जो अकाली दल की सरकार गई, उस वक्त बहुत सारे मुद्दे थे। उस वक्त हम देखें जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तो कांग्रेस ने उस वक्त बहुत से वादे किए थे। एक वादा मुझे याद आ रहा है, नशा एक बहुत बड़ी समस्या है पंजाब के लिए। कहा गया था कि आते ही सबसे पहले एक्शन होगा। आज उस मायने में देखें तो पंजाब आज भी वहीं खड़ा है, बल्कि शायद 2 कदम आगे ही रहा होगा। नशे में बहुत से और भी वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। अगर हम इस जाति के इक्वेशन से इस चर्चा को एक बार हटाएं, हम मूल मुद्दों पर आए। एक तरफ देखें तो किसान आंदोलन के बाद ये चुनाव हो रहे हैं जिसका पंजाब में बहुत असर था, और दूसरे पंजाब सरकार कांग्रेस सरकार से जो नाराजगी या जो वादे पूरे नहीं हुए, उस पर आप कहाँ इस इलेक्शन को देखते हैं? बिल्कुल अमित, इस बार का जो पंजाब का चुनाव है ये बहुत ही मायने में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए जा रहा है कि अगर मैं पार्टीज की अलग अलग बात करूं तो डेफिनेटली कांग्रेस ने अपना एक जो मजबूत उनका जनाधार था वो कैप्टन अमरिंदर के बाहर जाने से थोड़ा तो डिस्टर्ब हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो खींचतान देखने को मिलती है सिद्धू कैंप और चन्नी कैंप के बीच में, कि जब सीएम केस का अनाउंसमेंट भी कुछ वीडियो बना के उनके सोशल मीडिया हैंडल से करते तो उसमें सिद्धू का केस गायब रहता है। तो ये खींचतान जो सबको दिख रही है, वोटर्स को भी दिख रही है, उनके अपने लोगों को भी दिख रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में बात करें तो पंजाब में डेफिनेटली उनका थोड़ा एक मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इतिहास देखें आम आदमी पार्टी का, तो जो मेरा अपना पर्सनल एजम्पशन है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जहां भी गेन कर रही है मैक्सिमम उसमें कांग्रेस के जो जनाधार रहे हैं वो शिफ्ट होते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। तो क्या ये पंजाब में हो रहा है और इस हद तक होगा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पे सरकार बना ले, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस उतनी भी कमजोर वहां पे नहीं होती दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से गेन हो। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल का अपना एक वोट बैंक है, उसको वो इंटैक्ट करके चलते हैं। जो उन्होंने किया है पिछले बार, हालांकि उनकी वोट परसेंट और शेयर दोनों सीट दोनों कम हुए थे। इस बार जो एक अलग चीज दिख रही है वो बीजेपी से काफी सालों से एक्सपेक्टेड थी कि वो अपने दम पे पंजाब में कब अपना भाग्य आजमाएगी। तो इस बार ये दिखा है, हालांकि साथ उन्होंने लिया है दो पार्टीज का, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी भी एक है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे बीजेपी खुद भी इलेक्शन लड़ रही है। जीतना या सरकार बनना ये तो बहुत दूर की बात अभी दिख रही है, लेकिन हाँ ये आपका जनाधार पंजाब के अंदर कैसे बढ़ रहा है। किसान आंदोलन आपने बोला कि सच में एक उसका इम्पैक्ट काफी रहेगा, काफी रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कदम लिए, केंद्र सरकार ने सारे कानून को खत्म किया और एक्स्ट्रा स्टेप लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जिन जिन तरह के कार्य करते हैं, खासकर सिख समुदाय की तरफ उनका जो झुकाव रहता है, रुझान रहता है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट है। क्योंकि आप देखें 2-3 घोषणाएं जो उन्होंने अभी रिसेंटली की है, उसका उसका कहीं ना कहीं एक असर सिख समुदाय के ऊपर जाता है। तो ये एक अलग से अपनी एक पाइपलाइन बीजेपी ने खोली है जो अपने दम पे है, जो इससे पहले अकाली दल के साथ होती थी। मेरा अपना अजम्पशन ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना अजम्पशन ये है कि पंजाब के केस में खासकर जो है पोस्ट पोल अलायंसेस के चांसेस ज्यादा होंगे और सरकार बनना, किसकी सरकार बन रही है, ताज किसके सर पे बैठेगा, ये मुझे लगता है कि पोस्ट पोल अलायंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि उससे अभी सिचुएशन बिल्कुल ही ऐसी कुछ नहीं दिख रही है किसी एक पार्टी को सरकार बनती दिखे। जो रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है हमारे हम लोगों के पास, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अमित, एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा खासकर यूपी के संदर्भ में। अमिताभ ने बड़े अच्छे से समझाया कि जो गैर यादव वोट लेने के लिए अखिलेश जो जो कदम उठा रहे हैं, या गैर जाटव वोट लेने के लिए मायावती और बीएसपी ने क्या कदम उठाए, क्योंकि बीजेपी ने गैर यादव गैर जाटव वोट जो वोट शेयर है वो अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया है। और इस सरकार ने भी, योगी सरकार ने भी इससे कई सारे काम किए गए जिससे गैर यादव ओबीसी फेसेस जो थे उनको कैसे अलग अलग जगह पे उनको काफी रिस्पेक्ट मिला, काफी जगह पर आगे बढ़े। इसके साथ साथ एक जरूरी चीज ये है डिस्कस करना अमित, की जो 86 सीट्स रिजर्व सीट्स हैं जो 2017 में चुनाव विधानसभा में थी यूपी के अंदर में,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पहली बार 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई थी जी। ये एसटी वाली दोनों सीटें सोनभद्र जिले में थी। बीजेपी ने टोटल 86 सीट्स में से 70 में जीत हासिल की, जिसमें कि एसटी सीट 69 और एसटी की 1 सीट थी। समाजवादी पार्टी को 7 मिली थी, बसपा ने 2 जीता था और 1 निर्दलीय जीता था। अपना दल ने 3 सीटें जीती थी। अब ये देखना है कि ये जो 86 सीट्स हैं एससी की सीट, हम अभी ओबीसी और ओबीसी वाली सीट की बात नहीं करके मैं एससी की बात कर रहा हूँ। इन सीट्स पे जिस पार्टी ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली, निश्चित रूप से ये एक अलग से एज देने वाला है उस पार्टी को। जैसा हमने देखा 2017 में कि एज मिला बीजेपी को, और बीजेपी इस एज को बरकरार रखती है, बढ़ाती है, या क्या होता है ये अब 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है बीजेपी के लिए भी और बाकी पार्टी के लिए भी इस इलेक्शन में। जी यूपी का जिक्र आ गया। अमिताभ जी, एक सवाल के साथ आपके पास में आ रहा हूं कि इन चुनावों में अभी हम बात करें, अलग तरह की सिचुएशन है, कोरोना गाइडलाइन चल रही है, रैलियों पर अभी पब्लिक बड़ी मीटिंग्स के ऊपर चुनाव आयोग की रोक लगी हुई है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों जो बहुत ट्रेंडिंग में रहा वो ये रहा कि बड़े नाम कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसमें श्री कृष्ण भी आए, सपने में भी आए, राज्यसभा सांसद का लेटर भी आया, मथुरा से चुनाव लड़े योगी, काफी नाम आया। उसके बाद जब लिस्ट आई तो पता चला गोरखपुर से आ रहे हैं। अखिलेश चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे संशय था, अखिलेश भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, घोषणा हो गई है। मायावती मना कर चुकी हैं, सतीश मिश्रा मना कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारा चल रहा है, बहुत एक ये भी दिख रहा है कि भाई हाँ, कांग्रेस से कौन कौन बड़ा नाम है जो लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा लेंगे, क्या है नहीं है। काफी सारी इन चीजों के अंदर मेरा सवाल आपसे, इन सारे बड़े नाम जो वो फेस जो सामने रहते हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में आगे हैं, उनका चुनाव लड़ना और उस पर पूरा ये कहां से लड़ेंगे, किस तरीके से जो अभी चला सिनेरियो, क्या कहते हैं आप, किस नजरिए से देखते हैं? वोटर पर क्या इफेक्ट आता है कि हाँ ये मुख्यमंत्री है, ये चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। एक चीज मैं जस्ट यहाँ पे एक एससी वाला जो सीट था रिजर्व, उसकी एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। देखिए एससी रिजर्व सीट में भी, क्योंकि कैंडिडेट हर एक पार्टी का एससी ही होता है, वहां पे भी नॉन एससी वोटर ही डिसाइड करता है कि एससी रिजर्व सीट कौन जीत रहा है। तो वहां पे भी नॉन यादव, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम ये लोग डिसाइड करते हैं। तो क्योंकि एडवांटेज वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब आपकी बात बहुत सही है। मैं तो भौचक्का रह गया जब मैं कल एक डिबेट के लिए तैयारी कर रहा था कि मायावती कभी एमएलए रही ही नहीं है यहाँ पे, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमेशा एमएलसी रही है। अखिलेश कभी एमएलए नहीं रहे, योगी जी भी एमएलसी रूप लेकर के पिछली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये तो बहुत ही एक रॉन्ग ट्रेडिशन है जो यूपी का, जो मेरे हिसाब से अभी जाके लोग ठीक कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टेरियल लेवल कैंडिडेट्स को बैकडोर एमएलसी एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एमएलसी फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, ये जो रूल है। तो इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये तो बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें संवैधानिक चेंज होना चाहिए। हाँ, अब चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट जब भी लड़ता है किसी भी सीट से, तो उससे क्या होता है कि आसपास के सीटों में एक माहौल बनता है, एक कैडर मोटिवेट होता है, एक बस क्रिएट होता है, और उससे अमूमन पार्टियों को फायदा होता है। जैसे अगर 2014 में मोदी जी अगर वाराणसी से लड़े थे, तो उस टाइम तो भाजपा की वहां पे 10 सीट भी नहीं थी लोकसभा में। एक माहौल बना, एक बस क्रिएट हुआ, और वो ईस्टर्न यूपी से लेके वेस्टर्न यूपी तक एक माहौल बना, और पूरा का पूरा भाजपा ने स्वीप किया। अब यहाँ पे योगी जी के पास 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस हुए हैं मीडिया में। मेरे हिसाब से अभी जहां कमजोर है भाजपा, वो 2 चीजें, 2 फ्लैंक्स पे कमजोर है। एक वेस्ट पे कमजोर है जाट आंदोलन की वजह से, और ईस्ट पे कमजोर है क्योंकि ईस्ट में भाजपा की डिपेंडेंस भी अलाइज के ऊपर है, जो कि बाकी क्षेत्रों में नहीं है। तो एज अ सीएम कंटेंडर उनको ये दोनों जगह से लड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक मथुरा से लड़ लेते तो एक वो उनका एक हिंदुत्व का भी एंगल उसमें कवर हो जाता, और एक गोरखपुर से लड़ रहे हैं जो उनकी ट्रेडिशनल सीट है। सेफ सीट से यूजुअली बड़ा लीडर लड़ता ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है पूरे राज्य की। तो अगर अखिलेश भी गोपालपुर या मैनपुरी में किसी सीट से लड़ना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है, और इससे जरूर ये हो रहा है कि इसके प्रेशर में शायद अखिलेश भी लड़ लें।
और चुनाव में जो एक ये हार का जो डर है वो किसी लीडर को होना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लीडर, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं। चुनाव हारने से डरना नहीं चाहिए। अगर आज प्रियंका गांधी 2014 या इनफैक्ट 2019 में वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ लड़ लेती, एक माहौल बनता, एक बस क्रिएट होता यूपी के पॉलिटिक्स में। ठीक है, अगर हार जाती तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री से हारी है, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं। अखिलेश के मन में एक ये ममता के बाद जरूर एक डर है कि कहीं ये लोग मुझे एक सीट पे हरा न दे, अब कुछ भी गेम करके मुझे थोड़ा कॉर्नर न कर ले। और क्योंकि अखिलेश अकेले ही स्टार कैंपेनर है एक तरह से पार्टी के, तो थोड़ा उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये भी कोई डरने वाली बात नहीं कि अखिलेश अगर हार भी गए तो भी ममता तो सीएम बन गई थी, इनकी पार्टी में भी इनको कौन चैलेंज करने वाला है कि आप सीएम मत बनिए, हार गए तो सीएम तो बन ही सकते हैं। और अब तो हमारे पास एक प्रेसिडेंस भी है कि हारने के बाद भी आप सीएम बन सकते हो अगर आपकी पार्टी जीती है तो कुल मिला के ये एक अच्छा हेल्दी ट्रेडिशन है, और योगी जी ने अगर इसको शुरू किया है तो दिस इज अ गुड स्टेप, जिससे बाकी लीडर्स को भी, मायावती को भी, प्रियंका गांधी को भी अगर यूपी में पॉलिटिक्स करनी है तो चुनाव तो लड़ना चाहिए, और पब्लिक का जो मैंडेट है उसको लेकर के ही विधानसभा में जाना चाहिए और उसकी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जी चलिए, वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चला। हम लगभग जी जी प्रत्युष जी, मैं आपके पास ही आ रहा। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा। जी एनालिसिस हम लोग करते हैं, जातिगत समीकरण की हमने बात की है और ये सब विजिबल है, रिपोर्ट्स में आती है, कई सारे इस पे डिबेट्स होते हैं और चीजें निकल के आती है। पर हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए, जो जनता के मूड की बात मैं हमेशा करता हूँ कि जनता का मूड क्या है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अमिताभ काफी जुटे रहते हैं डाटा में और आंकड़ों में, उसके डेटा माइनिंग में, खासकर इलेक्शन के, तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मगर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो जनता से या वोटर से सीधा संवाद करने की जो क्षमता है प्रधानमंत्री मोदी की और योगी के पास जो ये सीधा संवाद है, ये सीधा संवाद करने की क्षमता और ये पकड़ जो है, ये कई सारे जातिगत समीकरण को ध्वस्त कर देती है, जो हमने देखा है पिछले 2 इलेक्शन में। जो अभी हम जो बात कर भी रहे थे कि 2 पार्टीज की जो अपने कोर वोटर्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन जातियों या उन पिछड़ा वर्ग जो है या फिर एससी है क्लेम करने की 100% हमारा है, कोई नहीं कर सकता। तो वो पूरा समीकरण ध्वस्त करने की कला इनके पास है, इन्होंने करके दिखाया भी है, जो इनको मैसिव जंप मिला, और इसको हम लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो जनता का मूड क्या है ये हम 10 मार्च को देखेंगे। फिलहाल हमारा डिस्कशन था वो ये था कि कौन सी पार्टी के पास क्या जनाधार है, ये बिल्कुल हमने बात की कि कितने % वोट किसके पास है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसके लिए हमें वेट जरूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसा प्रत्युष जी ने कहा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है उस वक्त जब मतदान करते वक्त, जब ईवीएम की मशीन पर आदमी अपना बटन दबाता है, तब उसका बहुत सी चीजें एकदम उलट निकल कर आती हैं, जो कई प्रतिमान है, जो कई हम ये कहें कि जो एक धारणाएं बनी हुई वो उलट भी साबित हो जाती हैं। डिस्कशन अपनी तरफ और सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया अलग, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र के अंदर वो है वोटर। तो इसलिए आप उस अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखें, उस लोकतंत्र का जो सबसे बेस है उसे बनाए रखें, अपना वोट जरूर कास्ट करें जब जब आपके यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। आज की चर्चा में शामिल हुए मैं अपने दोनों साथियों का, अमिताभ जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रत्युष जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें सुना देखा, उनका भी बहुत बहुत आभार। आप जागरण से जुड़े रहिए और ताजा खबरों से पूरी इलेक्शन अपडेट के साथ आप अपडेट रहिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।